माइक की तो जरूरत नहीं मेरे ख्याल से। माइक से बोल नहीं बोल लो। माइक से ही बोलना है, सही रहेगा। अच्छी आवाज है। ठीक है। टाटा जी एक सेकंड, एक फोटो ले लो। सारी ये पीछे हो जाओ तो जी सर। करें जी। मीडिया के सभी साथियों का आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत बहुत स्वागत है। आज दो महत्वपूर्ण विषयों पर अपनी बात रखने के लिए हम आपके सामने मौजूद हैं। पहला ये कि आप सबको मालूम है कि 22 तारीख को अयोध्या में श्री राम जी मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम रखा गया है। उसी संदर्भ में 21 तारीख को आम आदमी पार्टी सभी जिला मुख्यालयों पर हरियाणा के अंदर सुंदरकांड पाठ का आयोजन कर रही है। श्री राम जी के सबसे बड़े भक्त हनुमान जी और प्राण प्रतिष्ठा के इस अवसर पर सुंदरकांड के पाठ का सुंदर आयोजन किया जाए, इससे बेहतर क्या हो सकता है। इसलिए 21 तारीख को जो पूर्व संध्या है अयोध्या के कार्यक्रम की, उस पर 2 बजे सभी जिला मुख्यालयों पर आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ता मिलकर के और शहर के डिस्ट्रिक्ट के सभी लोगों को निमंत्रित करके सुंदरकांड पाठ का एक साथ आयोजन वहां पर किया जाएगा और हमारे सभी साथी उसमें हिस्सा लेंगे। एक ये महत्वपूर्ण सूचना आपके साथ साझा करनी थी। दूसरा, जैसा आपने आज देखा कि भारतीय जनता पार्टी इंडिया गठबंधन से बुरी तरह से बौखलाई हुई है। भारतीय जनता पार्टी को अपनी हार स्पष्ट रूप से नज़र आने लगी है और उसका एक ट्रेलर आज हमको देखने को मिला। चंडीगढ़ में मेयर का चुनाव आज होना था। उस मेयर के चुनाव को भारतीय जनता पार्टी ने कुछ वजह बता करके उसको टालने की कोशिश की। बहाना बनाया गया कि जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैं उनकी तबीयत ठीक नहीं है। हमारा एक बहुत बेसिक सा सवाल है कि कल को अगर मुख्य चुनाव आयुक्त की तबीयत खराब हो जाए तो क्या ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश का चुनाव भी रोक देगी? क्या इनकी ऐसी मंशा है? और दूसरा महत्वपूर्ण सवाल कि जब नंबर्स क्लियर हैं कि 20-15 से आम आदमी पार्टी का मेयर चंडीगढ़ में बनने जा रहा है, तो फिर भारतीय जनता पार्टी इस तरह की साजिशें करके लोकतंत्र के खिलाफ काम क्यों कर रही है? ये बौखलाहट साफ तौर पे नज़र आती है जब भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक तरीके से हारते हुए नज़र आ रही है। उनको पता है कि हरियाणा में भी और पूरे देश में भी जब इंडिया गठबंधन के सामने भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट होगा तो उसे निश्चित तौर पे हार का सामना करना पड़ेगा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी इस तरीके के हथकंडे अपना करके मेयर के चुनाव को टालने की कोशिश आज चंडीगढ़ में की गई। सब जगह पे आप देखें 33 जगह पे कम से कम जो नगर निगम नगर निकाय के चुनाव है वो पेंडिंग है, वो चुनाव नहीं करा रही है भारतीय जनता पार्टी। इसका मतलब सभी लोकतांत्रिक तरीकों से भारतीय जनता पार्टी डरती है और चुनाव से भाग रही है, सब प्रकार के चुनाव से भाग रही है, क्योंकि 2024 में मोदी जी को अपनी हार निश्चित तौर पे पूरे देश में नज़र आने लगी है। चंडीगढ़ में तो भारतीय जनता पार्टी ने कुछ इस तरह का व्यवहार किया जैसे छोटे बच्चे होते हैं कि क्रिकेट खेल रहे हैं और अगर 0 रन पे आउट हो जाए तो बच्चा अपना बैट लेके घर चला जाता है कि मैं नहीं खेलता। तो भारतीय जनता पार्टी के साथ भी वही स्थिति है। उनको पता है कि चंडीगढ़ में उनका मेयर नहीं बन सकता किसी भी हालत में। उनको पता है कि आम आदमी पार्टी का अगला मेयर चंडीगढ़ में बनने जा रहा है। इसलिए उन्होंने एक झूठा बहाना बता करके इस चुनाव को रद्द करने की कोशिश की। हम कानूनी तरीकों की तरफ जा रहे हैं। इस चुनाव को होना चाहिए। लोकतांत्रिक प्रक्रिया को इस तरीके से कोई भी बहाना बना के रोका नहीं जाना चाहिए। लेकिन इन सब से ये ज़रूर स्पष्ट हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से इंडिया गठबंधन जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से बौखलाई हुई है और सारे हथकंडों का इस्तेमाल कर रही है, चाहे उसमें एजेंसियों का दुरुपयोग हो या फिर उसमें चुनाव टालने के बहाने हो। आपके कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। अनुराग जी, जींद रैली रख रखी है आपने, उसके लिए क्या तैयारियां और क्या विशेष इसमें होने जा रहा है? देखिए, जींद में 28 जनवरी को बदलाव महासभा का आयोजन किया गया है और ये आयोजन अभूतपूर्व है। हरियाणा में आज तक
इस तरह की कोई रैली आपने नहीं देखी होगी। यह अद्भुत संगम होने जा रहा है। और किस तरह का संगम? ऐसा संगम जिसमें 7,000 हरियाणा के गांव लगभग और 1,000 से ज़्यादा वार्ड। हमारी कोशिश है, हमारे कार्यकर्ता इस मुहिम पर जुट गए हैं कि इन सभी जगहों से पार्टिसिपेशन इस रैली के अंदर होगा। पहली बार मिनी हरियाणा के दर्शन आपको जींद के अंदर देखने को मिलेंगे, जहां हरियाणा के सुदूर हिस्सों से भी, छोटे से छोटे गांव से भी, एक एक वार्ड से यहां पर लोग पहुंचेंगे। पार्टिसिपेशन यहां पर होगा और जो भी माननीय अरविंद केजरीवाल जी और भगवंत मान जी यहां से आगे की रूपरेखा तय करेंगे और आगे का प्लान यहां पर लोगों के साथ साझा करेंगे, अपनी विचारधारा लोगों के सामने रखेंगे, वो संदेश एक ही झटके में एक साथ सभी गांव के लोग अपने अपने गांव में लेकर के जाएंगे और हर जगह पर बदलाव के अलख की शुरुआत होगी। इस योजना को सोचते हुए इस बदलाव महासभा का आयोजन किया गया। सर, आपने इंडिया गठबंधन की बात की है, हरियाणा में हुआ आपके साथ सीट शेयरिंग के लिए तैयार नहीं। हाल ही में आपके लिए भी सवाल पूछा था, उन्होंने कहा कि मैं अनुराग को जानता तक नहीं हूँ। देखिए, वो तो कोई बात नहीं, बुजुर्ग हैं, 76 साल के आसपास उम्र है, तो याददाश्त ऐसी हो जाती है ऐसे समय में। उसमें कोई, मैं उसको उस गंभीरता से नहीं लेता, हमारे तो बड़े ही आदरणीय हैं। लेकिन जहाँ तक इंडिया गठबंधन का सवाल है, उसमें मुझे नहीं लगता है कि हरियाणा के किसी नेता या भूपेंद्र हुड्डा जी उसमें कोई निर्णय लेने की स्थिति में हैं। उनको पार्टी हाईकमान ने ऐसी कोई अथॉरिटी दी है। वो उस कोऑर्डिनेशन कमेटी का हिस्सा नहीं है जिसमें इंडिया गठबंधन को लेके चर्चा की जा रही है। हमारा पूरा पुरजोर तरीके से ये मानना है कि 2 दौर की बातचीत हुई है कोऑर्डिनेशन कमेटी की, बहुत ही सौहार्दपूर्ण, बहुत अच्छे नतीजे उसके निकल करके आएंगे, बहुत पॉजिटिव बातचीत हुई है और आगे भी स्पेसिफिक जगहों को लेके, एक एक चीज़ को लेके, बारीकियों को लेके डिस्कशन उसमें किया जा रहा है। हम इसको लेके बहुत पॉजिटिव हैं कि इंडिया गठबंधन के अच्छे नतीजे आने वाले हैं और उसका आपको जो पहला ट्रेलर है वो आपको चंडीगढ़ में दिखना भी शुरू हो गया है, जहाँ पे इंडिया गठबंधन के चलते आम आदमी पार्टी का मेयर बनने जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी भागी भागी फिर रही है कि इस चुनाव को कैसे टाला जा सके। सर, आपने पहले बदलाव यात्रा निकाली, अब बदलाव रैली करने जा रहे हैं। उससे पहले आम आदमी पार्टी को झटके लगने शुरू हो गए। निर्मल चौधरी और चित्रा सरवारा ने पार्टी जो छोड़ी। अभी सियासी गलियारों में चर्चा ये है कि एक और बड़े नेता। देखिए मेरे पास तो आधिकारिक सूचना नहीं है, आप ये नाम बता रहे हैं मुझे, लेकिन आज ही आप मुझे ये नाम बता रहे हैं, मेरे पास ये आधिकारिक सूचना अभी तक नहीं है। लेकिन जो आपने प्रश्न पूछा वो फिर भी वाजिब है, क्योंकि पहले भी कुछ साथी छोड़ करके गए हैं। मुझे लगता है कि जब कोई बदलाव होता है और जिस तरीके का आम आदमी पार्टी सत्ता से और व्यवस्था से सीधे टकराव मोल लेती है, ये सबके बस की बात नहीं होती उस प्रेशर को झेलना। सब लोग इस तरीके के संघर्ष के जीवन के आदी नहीं होते हैं। सब लोग इस तरीके से बदलाव की लड़ाई को क्रांतिकारी तरीके से लड़ने के आदी नहीं होते हैं। इसलिए सबकी भावना का स्वागत है। जो आम आदमी पार्टी में आते हैं, हमारा काम है उनको खुली बाहों से उनका स्वागत करना, उनको पूरा सम्मान देना। अगर कोई किसी स्वार्थ के चलते, किसी कारण से अगर कोई उस रास्ते को छोड़ करके जाता है तो उनको अपना नया रास्ता मुबारक। लेकिन किसी भी ऐसे व्यक्ति को अपनी क्रेडिबिलिटी के बारे में भी सोच लेना चाहिए कि घर बदलते 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 कहीं ऐसा ना हो कि लोग उन पर विश्वास करना ही छोड़ दें कि वो कितने घर बदलेंगे और कहाँ कहाँ जाएंगे, किस किस का विश्वास तोड़ेंगे। लोगों ने जो उनके अंदर विश्वास जताया वो इस बात को लेकर के कि आम आदमी पार्टी एक बदलाव की लड़ाई लड़ रही है और वो उसके साथ जुड़े हैं। अगर उनको लगता है कि वही इस बदलाव को चला रहे थे तो ये भी उन लोगों की गलतफहमी है। हम स्पष्ट तौर पे ये कहना चाहते हैं, आज आम आदमी पार्टी का पूरे प्रदेश में एक विशाल संगठन है। 1.5 लाख पदाधिकारी, आइडेंटिटी कार्ड होल्डर आम आदमी पार्टी के पूरे प्रदेश के अंदर है। उसमें से अगर कोई 2, 4, 5 साथी, 10 साथी, 50 साथी छोड़ के भी चले जाते हैं, मुझे नहीं लगता उससे इस बदलाव के सफ़र पे कोई फ़र्क पड़ता है। उससे ज़्यादा साथी रोज़ाना आम आदमी पार्टी में पूरे हरियाणा के अंदर जुड़ रहे हैं और इसलिए जो भी इस बदलाव के सफ़र में हमारे साथ आना चाहते हैं उनका भी स्वागत है, और जो किसी दबाववश, किसी स्वार्थवश नया रास्ता चुनना चाहते हैं उनकी राजनीति उनको मुबारक, उनका भी स्वागत है। अनुराग जी, इंडिया गठबंधन आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों मुख्य घटक है और आम आदमी पार्टी प्रदेश स्तर की हरियाणा में रैली करने जा रही है। तो इस रैली में यदि कांग्रेस के लोगों को आप आमंत्रित करो, बीजेपी के खिलाफ क्या अच्छा संदेश नहीं जाएगा? देखिए, मुझे लगता है कि ये सारे निर्णय कोऑर्डिनेशन कमेटी के दायरे में आते हैं और कोऑर्डिनेशन कमेटी में इन सारे विषयों पर चर्चा की जा रही है।
कि कहाँ सीट शेयरिंग होगी या नहीं होगी, किन राज्यों में होगी, कितनी सीटें किसको मिलेंगी, ये सारी चीज़ें कोऑर्डिनेशन कमेटी में बहुत बारीकी से इस पे चर्चा हो रही है। और 2 दौर की बातचीत के बाद मैं आपसे इतना साझा कर सकता हूं कि बहुत ही पॉजिटिव डायरेक्शन में ये चर्चा चल रही है, और जिसका नतीजा पहला आपको चंडीगढ़ में देखने को मिल गया है। जब हम चंडीगढ़ की गुत्थी सुलझा सकते हैं तो इसका मतलब हम कहीं की भी गुत्थी सुलझा सकते हैं। और भारतीय जनता पार्टी का 2024 में इंडिया गठबंधन के हाथों हारना तय है, इतना ज़रूर मैं कह सकता हूं। हरियाणा के अंदर भी इंडिया गठबंधन के चलते 10 की 10 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे, इतना मैं कह सकता हूं। इंडिया गठबंधन का प्रधानमंत्री कौन होगा? देखिए, ये जो घटक दल हैं उनको आपस में बैठ करके तय करना है कि क्या प्रधानमंत्री उम्मीदवार को पहले घोषित किया जाएगा या बाद में जो सांसद बनेंगे वो प्रधानमंत्री उम्मीदवार को चुनेंगे, या फिर कब उसको घोषित किया जाना है। इस पे जब भी कोई आधिकारिक निर्णय होगा आप सबके साथ साझा किया जाएगा। इसकी कोई आधिकारिक सूचना अभी तक मेरे पास नहीं है। अनुराग जी, अभी हाल ही में आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में 3 राज्यसभा सदस्य बनाए हैं। एक हरियाणा से थे डॉक्टर सुशील गुप्ता जी। ये मानते थे कि आम आदमी पार्टी ने हरियाणा को कुछ हिस्सा दे रखा है। ठीक है, आपका उनका बयान आया कि वे आम आदमी पार्टी के सुशील गुप्ता स्वयं राज्यसभा छोड़ रहे हैं या हट रहे हैं। तो उस हिस्से को बरकरार रखने के लिए क्या आम आदमी पार्टी ने हरियाणा से ही कोई चेहरा नहीं देना चाहिए था? देखिए, मुझे लगता है कि 2024 में हरियाणा में आम आदमी पार्टी एक तरफा बहुमत की सरकार बनाने जा रही है, और एक के चक्कर में क्यों पड़े हो। कई राज्यसभा सांसद हरियाणा से उसके बाद भेजेंगे, जैसे पंजाब से 7 राज्यसभा सांसद आम आदमी पार्टी के राज्यसभा में पहुंचे हैं। उसी तरीके से हरियाणा में भी हरियाणा के लोग जब यहाँ पर बेजोड़ समर्थन देके आम आदमी पार्टी की सरकार बनवाएंगे तो यहाँ से भी हरियाणा के राज्यसभा सांसदों को पार्लियामेंट में भेजा जाएगा। दिल्ली के 3 राज्यसभा सांसदों का चुनाव पूरी तरह से दिल्ली के विधायकों पर, पार्टी की लीडरशिप पर डिपेंड करता है कि वो किसको वहाँ भेजते हैं। और मुझे लगता है कि वो एक बहुत अच्छा निर्णय, महिलाओं की आवाज़ को, एक सशक्त आवाज़ को पार्लियामेंट के अंदर पहुंचाना, ये निर्णय आम आदमी पार्टी जैसी मजबूत पार्टी जो महिलाओं के लिए काम करना पसंद है, जिसको जो महिलाओं के लिए जिसकी विचारधारा में स्थान है, ऐसी पार्टी ऐसा निर्णय ले सकती है। इस निर्णय का हम स्वागत करते हैं। धर्रा साहब, जो ये नेता छोड़ के गए हैं, थोड़ा बहुत फीडबैक मिला है कि प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके पास न संगठन का अनुभव है, न किसी एक वर्ग या समुदाय पर विशेष पकड़ है, इसलिए वो अलविदा कहेंगे निर्मल सिंह भी और अशोक तंवर भी। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, मुझे लगता है कि कोई संगठन छोड़ने के बाद उसके बारे में कोई अपने नेगेटिव विचार रखना, तो आप इसको किसी व्यक्ति की खींच भर कह सकते हैं। जिस पार्टी ने 6 महीने के समय में पूरे गुजरात में संगठन बना के और उस संगठन के जरिए 41 लाख वोट हासिल कर लिए हों, जिस पार्टी ने पिछले 10 साल के अंदर कीर्तिमान स्थापित कर दिया और 2 राज्यों में सरकार बना करके और 2 और राज्यों में विधायक बना के और नेशनल पार्टी बन के, ऐसी पार्टी के संगठन के बारे में कोई ऐसा व्यक्ति सवाल उठाए जिनका कि अपना अनुभव, निजी अनुभव अच्छा ना रहा हो, तो मुझे ये प्रासंगिक नहीं लगता, मुझे ये सही नहीं लगता। हरियाणा में तो जी राजनीति है, वो आपको पता है जातिवाद पे भी चलती है ज्यादातर, तो उस वे में वो शायद वो कहेंगे। मैं किसी ऐसी जाति को नहीं जानता जिसके बच्चों को अच्छे स्कूल नहीं चाहिए। मैं किसी ऐसी जाति को नहीं जानता जिसके युवाओं को रोजगार नहीं चाहिए। कोई ऐसी जाति हरियाणा में नहीं है जिनको बिजली पानी की अच्छी व्यवस्था नहीं चाहिए। कोई ऐसी जाति हरियाणा में नहीं है जिसको अच्छी सड़कें नहीं चाहिए, टोल फ्री सड़कें नहीं चाहिए। इसलिए ये जाति की राजनीति वो पार्टियां करती आई हैं आज तक जिनको जाति के नाम पे वोट हासिल करना था। आम आदमी पार्टी काम की राजनीति करती है, सभी जातियों को साथ लेकर राजनीति करती है। इसलिए मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी की राजनीति का दौर आ चुका है और हरियाणा के लोग उसका दोनों हाथों से स्वागत कर रहे हैं। ईडी लगातार अरविंद केजरीवाल जी को समन भेज रही है, लेकिन वो क्या कारण? ईडी जो है लगातार समन भेज रही है, पेश होने के लिए कह रही है, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी पेश नहीं हो रहे। अभी वो गोवा दौरे पर निकल जाएंगे, आज उनको पेश होना था। देखिए, अगर कोई एजेंसी कानून सम्मत कार्रवाई करती है तो उसका कानून के मुताबिक जो सबसे अच्छा जवाब होगा उस तरीके से उसका जवाब दिया जाएगा। लेकिन अगर कोई एजेंसी सीधे तौर पे भारतीय जनता पार्टी की एजेंट बनके, भारतीय जनता पार्टी की एजेंट बनके उनके दफ्तर में बनाई गई कहानियों को नोटिस बना के भेजने लगे नेताओं को और उस हिसाब से छापेमारी और कार्रवाई करने लगे, तो ऐसे भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के सामने पेश होना कोई हमारी मजबूरी नहीं है। ऐसे भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के आदेशों का पालन करना कोई हमारी मजबूरी नहीं है। जो भी कानून में प्रावधान है,
कानूनी सलाह के आधार पर उस हिसाब से सही जवाब दिया जा रहा है। जैसा आप देख रहे हैं कि हरियाणा में भी ईडी की कार्रवाई हुई, उसको भी आप इस चीज़ से जोड़ के देख सकते हैं। कल मुझे किसी पत्रकार ने पूछा था तो मैंने उनको कहा कि 9.5 साल तक क्या मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी और ईडी ये सभी सो रहे थे? अगर कोई ऐसा मामला था तो 9.5 साल में उसकी जांच करके दोषी को सज़ा अभी तक क्यों नहीं दी गई? और अगर दोषी नहीं थे तो बाइज्जत बरी क्यों नहीं किया गया? क्यों चुनाव का इंतज़ार किया गया कि विपक्षी दलों के सभी नेताओं के खिलाफ ईडी की कार्रवाई की जाए, उनको किसी न किसी तरीके से तोड़ने की कोशिश की जाए? लेकिन ये जानते नहीं है कि आम आदमी पार्टी के लोग किस मिट्टी के बने हैं। ये जितनी मर्जी कोशिश कर लें, हमारा एक नेता नहीं तोड़ सकते। जेलों के अंदर रहेंगे, जेल के अंदर से सरकार चलाएंगे, लेकिन इनकी इन साजिशों का जवाब देंगे। अनुराग जी, अभी फिलहाल एक मामला बहुत गर्मा आया ईवीएम मशीन का, उसमें तो सुप्रीम कोर्ट के वकील भानु प्रताप सिंह ने बहुत जोर लगाया है और उसमें कुछ पार्टियां भी समर्थन दे रही है ईवीएम मशीन बंद होनी चाहिए। आपकी पार्टी क्या क्या कर रही है? देखिए, इसके बारे में हमारी पार्टी का जो भी आधिकारिक बयान होगा वो चुनाव आयोग के सामने भी, हम पहले भी अपना रिप्रेजेंटेशन रखते रहे हैं और हम वहाँ पर अपना रिप्रेजेंटेशन रखेंगे। जो लॉयर्स मिलके इस अभियान को चला रहे हैं उनको एक लॉजिकल जवाब चुनाव आयोग को देना चाहिए। जो भी उनकी क्वेरीज हैं उनको सेटिस्फाई करना चाहिए और इस बात में कोई हर्ज मुझे नहीं लगता है। बहुत सारे देशों में ऐसा होता है कि अगर कोई मशीन है जिसकी वल्नरेबिलिटी पे कोई संदेह कर रहा है तो उनको जांच के लिए दे देनी चाहिए कि आप उसकी जांच कर लीजिए, इसमें जो भी कमियां आप निकाल सकते हैं निकाल लीजिए, उसमें क्या हर्ज है। थैंक यू।